यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। तो आज से हम जीएस सेकेंड पेपर शुरू करेंगे और जीएस सेकेंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में इंडियन पॉलिटी देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। बस दोस्तों, इतनी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन पूछने पे थोड़ा फोकस मत करो। ट्राई टू लिसन केयरफुली। आवाज, माइक ऑन है। ट्राई टू लिसन केयरफुली। पहले धीरे से आप चीज़ों को सुन लो, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज जस्ट आप एग्जाम्पल देखो, जस्ट वी आर मेकिंग अ हाउस। तो जैसे घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है, थोड़े थोड़े एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एंड देयर आफ्टर वी कैन मेक अ हाउस। तो पहले ही दिन अगर आप सोचोगे सारे सवाल के जवाब मिल जाए, तो उससे होता क्या है कि जो मैं बताता हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन पूछने पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम अलग से करेंगे, एक क्लास के बाद भी कर सकते हैं, बीच बीच कर सकते हैं, क्योंकि अगर लगातार आप क्वेश्चन पूछते हो तो इससे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अ, उसमें फिर सीक्वेंस ब्रेक होता है, और आपके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका दिमाग अगर पूछने पे रहेगा तो सुन नहीं पाओगे। तो लिसन केयरफुली, यू विल गेट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। और आपको एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच द एंटायर आइडिया ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न को देखना कैसे है, क्योंकि आप देखो, पहले अगर नज़रिया बदला तो नज़ारे बदल जाएंगे। इसका मतलब है व्हाट इज़ द ग्रेटर टास्क ऑफ अ टीचर टू चेंज योर ओरिएंटेशन। हम आपको ओरिएंटेशन बदल दें, देखने का नज़रिया बदल दें। तो द ग्रेटर टास्क ऑफ टीचर इज नॉट ओनली टू डिलीवरिंग द फैक्ट। हमारा पर्पज़ ये नहीं कि हम आपको फैक्ट बहुत सारे बता दें। फैक्ट आप ज़रूर से ज़्यादा जानते हो, और जितने ज़रूरी फैक्ट होंगे वो हमें सब याद होना चाहिए, हम बताएंगे भी आपको। लेकिन पहला ये है कि सिलेबस देखने से पहले आप देखो कि हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच इंडियन पॉलिटी। कि जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हम पूरे इंडियन पॉलिटी को देखें कैसे। कैसे, अब देखो हम इंडियन पॉलिटी को देखें कैसे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। और यस, यू मस्ट रेड आउट एनसीईआरटी। अच्छा, जिन लोगों को बैकग्राउंड नहीं, कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास में कि वी आर अनएबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं, कई ने ग्रेजुएशन कर रखा है, कई लोग इसी साल एग्ज़ाम देने के लेवल पे हैं। तो लेवल का बड़ा डिफरेंस होता है, बट एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर एवरीवन। एनसीईआरटी सभी को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी मेक्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से नज़रिया बदलेगा, नज़रिया मीन्स ओरिएंटेशन, हाउ वी शुड अप्रोच इंडियन पॉलिटी। तो लेट अस बिगिन विथ हाउ शुड अप्रोच इंडियन पॉलिटी। हमें इंडियन पॉलिटी देखना कैसे है, फिर हम देखेंगे संविधान क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी क्या है, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। आई विल टेल यू एवरी बेसिक्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी बेसिक पता नहीं है, लेकिन हाउ वी शुड अप्रोच द इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हमें इंडियन पॉलिटी देखना है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर हमें इंडियन पॉलिटी देखना है, लेट अस वेट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आई विल टेल यू। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पहले तो ध्यान ये रखना चाहिए कि हम पूरे पूरे पार्ट को देखें कैसे, हम कैसे पॉलिटी पढ़ें, कैसे देखें। तो देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब भी हम संविधान की बात करते हैं, whenever we try to understand the constitution, जब भी हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, नेचुरली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल्स।
तो हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आर्टिकल फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395, दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछे कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपने कहा कि मैं तो 209 हड्डियों से बना हुआ इंसान हूं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे देखते हो कि ये केवल आर्टिकल 1 है, 395 है, या देयर आर 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक वैसा है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि हम क्या है, तो हम बता रहे हैं कि हमारे इतने हमारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, लीवर है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है। तो दैट इज नॉट अ आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि अपना परिचय बताना होता है, और परिचय बताने के बाद हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वी शुड लुक द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब देखो, परिचय बताने की बात तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली बार जब शंकराचार्य अपने गुरु से मिले, तो उनके टीचर ने यही कहा कि अपना परिचय बताओ। तो शंकराचार्य की बड़ी फेमस लाइन है कि उन्होंने कहा शिवोहम शिवोहम। उन्होंने शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं हड्डियों से बना हुआ इंसान हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ। तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी बताई, अपना दर्शन बताया कि मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं ईश्वर का एक अंश हूँ। ठीक वैसे ही जब हम कोई पूछता है हमसे हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि हमारी फिलॉसफी क्या है। अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछ लिए कि इनफैक्ट व्हाट यू आर, तो उसमें क्या बताओगे कि अपनी फिलॉसफी बताओगे। और कई बार आप अपनी फिलॉसफी के अपने फ़ोन के डीपी पे लिखते हो। कई बार हम डिस्प्ले अगर देखते हैं तो उसमें कई लोग लाइन लिखे होते हैं कि जीवन के गम को धुआं में उड़ाता चला गया, फिलॉसफी है। कई लोग फिलॉसफी क्या बताते हैं, कम खाओ गम खाओ, फिलॉसफी है। कई लोग फिलॉसफी क्या करते हैं, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, फिलॉसफी है। कई लोगों की फिलॉसफी क्या है, लाइफ इज लाइक अ वॉर, डू नॉट टेक इट इजी। मतलब मुंडे मुंडे मतरी भन्ना। इवन देर आर मल्टीपल फिलोसफी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ एवरी वन इज डिफरेंट। हम जितने भी लोगों देखते हैं सबके ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक वैसे हमें संविधान का इंट्रोडक्शन देखना है कि हाउ वी शुड लुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आर्टिकल से देखें, पार्ट से देखें, या शेड्यूल से देखें कि देयर आर 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 अनुसूची है, 22 भाग हैं, और इतने आर्टिकल्स हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि संविधान क्या है, तो हम कैसे बताएं? संविधान का मतलब केवल ये बता दें कि उसमें आर्टिकल्स इतने हैं, उसमें पार्ट इतने हैं, उसमें शेड्यूल इतने हैं। और अगर आप देखोगे कि पार्ट्स का मतलब होता है कि हमारे जब संविधान को लिखा गया तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी एक सिमेट्री है। आप जानते हो कि कहीं भी लाइन में कार को कार के साथ खड़ा किया जाएगा, ट्रक को ट्रक के साथ खड़ा किया जाएगा। अब क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन, दाल अलग है चावल अलग है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो आर्टिकल्स को कुछ ऐसा बनाया गया कि जो सिमेट्रिक आर्टिकल हैं, जो एक जैसे आर्टिकल हैं, उनको एक समान भाग में रख दिया गया। तो भाग क्या है, समान प्रकार के अनुच्छेद का एक समूह। पार्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स विच आर हैविंग सिमेट्रिक फीचर्स। इसलिए पार्ट 3 मीन्स फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में एक जैसे आर्टिकल है। पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी, डीपीएसपी में एक जैसे आर्टिकल है। तो इनका मतलब उनका फीचर समान है, इसलिए आप देखते हो कि एक जैसे फीचर रखे गए। और शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टिकल। शेड्यूल क्या है, ये अनुच्छेदों का विस्तार है। जैसे आप किसी बुक को पढ़ोगे तो बुक में लिखा होता है अपेंडिक्स, क्योंकि राइटर कुछ बात लिखना चाहता है तो एक ही आर्टिकल में वो सब बात लिख नहीं सकता, तो बीच में पीछे एक रेफरेंस दे देगा कि अगर आपको लगता है कि इसका एक्सपेंसर करना है तो लास्ट वाले पार्ट में देख लेना। तो क्या हो जाएगा, ये शेड्यूल। जो शेड्यूल क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टिकल। कैसे कैसे
जैसे कि आप भारत का संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ो, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, और आजकल तो आप देखते हो इंडिया भारत के मुद्दे पे बड़ी डिस्प्यूट है, और बाद में कहीं हम आपको बता देंगे कि कुल मिला के ये ओरिएंटेशन का ही फर्क है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बात कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया पहले आता है, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर हमें आर्टिकल 1 में केवल इतनी बात है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन अगर मुझे ये क्यूरियासिटी हो गई कि आई वांट टू सर्च अबाउट द नंबर ऑफ स्टेट, कि स्टेट हैं कितने, लाइक आई वांट टू सर्च अबाउट द नेम ऑफ स्टेट, तो नेम ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट वो आर्टिकल 1 में नहीं दिए गए हैं। स्पेसिफिकली शेड्यूल 1 इज क्रिएटेड फॉर आर्टिकल 1। देयरफॉर शेड्यूल मीन्स एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल। शेड्यूल का मतलब होता है आप घर की एक अलमारी हो जाए, मान लो कि अलमारी है, उसमें बड़े सारे सामान आपने एक साथ रख दिए, वो शेड्यूल हो गया। पार्ट्स क्या है, सिमेट्रिक फीचर्स के पार्ट्स होते हैं, और आर्टिकल। तो लार्जर क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी शुड आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई हमसे कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछे तो क्या हम यही बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, पार्ट है और शेड्यूल है? आंसर इज नो। मतलब इसको ऐसे बताने पे ऐसा लगेगा, कोई अगर पूछे कि आपका मकान कैसा है, तो आप बता रहे हो कि मकान कैसा है, उसमें ब्रिक्स हैं, उसमें रॉड्स पड़े हुए हैं, सीमेंट लगा हुआ है। द इम्पोर्टेंट सीमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, these are like rods, cements, these are like nut bolt of a machine. But we know that whenever we are making a machine, there is a purpose behind every machine. भाई कोई हम चीज बनाते हैं तो एक उद्देश्य तो होता है, पर्पस तो होता है। इसीलिए द रियल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट आर्टिकल, इज नॉट पार्ट, इज नॉट शेड्यूल। रियल द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the philosophy of Indian Constitution. Darshan. Real identity of Indian Constitution, the philosophy of Indian Constitution. Philosophy. कई बार इसको आम भाषा में लोग कहते हैं फलसफा। फलसफा, फिलोसफी मीन्स ओरिएंटेशन, फिलोसफी मीन्स ओरिएंटेशन, परसेप्शन। और मेरे बच्चों, दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी होती है, दुनिया वैसी दिखती है जिसे हम देखना चाहते हैं, यही तो फिलॉसफी है। अब देखो, जवान लोगों की फिलॉसफी अलग है। आजकल जो देखो, आप फिल्मी दुनिया में देख लो, जो विमेंस डायरेक्टर आ रहे हैं आजकल, अगर आप एकता कपूर के सारे सीरियल देखो, एकता कपूर की सीरियल, एकता कपूर की फिल्में विमेंस डोमिनेटेड हैं, उसमें विमेंस का डोमिनेशन है। इसका मतलब है कि ये सब चेंज हो गया। यानी हर व्यक्ति की फिलॉसफी अलग है। आप पूछो क्या सर फिलॉसफी का मतलब क्या है, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें खास बात यही तो है कि फिलॉसफी हमारा डिफरेंस है। एंड हियर वी वांट टू आइडेंटिफाई द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए व्हाट इज रियल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फिलॉसफी, फलसफा, नजरिया। तो आप देखोगे हर आदमी का नजरिया होता है, आपका भी एक नजरिया है, दुनिया में हर आदमी का नजरिया, और नजरिए की लड़ाई है। अब कोई हमारे देश को इंडिया कह रहा है, कोई भारत कह रहा है, नजरिए का ही सवाल है। तो जो उदारवादी लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, वो कहते हैं इंडिया इंडिया। या जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो कह रहे हैं इंडिया। और जो थोड़े इंडिया कल्चर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, इंडिया के इतिहास को या इंडिया के पास्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, वो भारत की बात करते हैं। मामला सही है गलत का नहीं है, मामला नजरिए का है। दोस्तों, दुनिया में लड़ाई नजरिए को ही लेकर है। एक हस्बैंड वाइफ में तो इस बात को लेके तलाक हो गया कि टूथपेस्ट को कैसे निकाला जाए। तो हस्बैंड क्या करता था, टूथपेस्ट ऊपर से निकालता था, वाइफ टूथपेस्ट नीचे से निकालती थी। अब बताओ, ये नजरिए की लड़ाई तो है। और सच मानो, बच्चे आजकल युवा बच्चे हैं और बूढ़े लोगों के बीच में, यंगस्टर्स और एल्डर्स में डिस्प्यूट किस बात का है? नजरिए का ही तो है। अब कोई कहता है कि हम अपनी पसंद की शादी करेंगे, बूढ़ा इस बात से सहमत नहीं होता।
कोई कह रहा है मैरिटल रेप जैसा विचार होता है, कोई कह रहा है ये सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी पूरी दुनिया की सच्चाई नजरिए का ही खेल है। इसलिए व्हाट इज इसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कहो दोस्तों आप, आइडियल्स। आपके भी जीवन में आइडियल्स हैं, आपके जीवन में भी वैल्यूज हैं, वैसे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है। और आपके जीवन में वैल्यूज वैल्यूज कैसे दिखते हैं? जब आप कॉपी पर कुछ लिखते हो, जब कॉपी कुछ लिख देते हो और डीपी को लगाते हो, तो उससे देखकर हम समझ सकते हैं कि आपके जीवन के वैल्यूज क्या है। ठीक वैसा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब है, आइडियाज का मतलब क्या है? आइडिया, एंड आइडिया कैन चेंज द लाइफ। जो मूल्य होते हैं, फिलॉसफी मतलब है जो आदर्श होते हैं, आदर्श है, मूल्य है। दोस्तों एक होता है कि जो हो रहा है, दूसरा होता है जो होना चाहिए। बड़े ध्यान सुनने की बात है। जो हो रहा है वो अलग है, जो चाहिए वो अलग है। तो होना क्या चाहिए? जैसे हम बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, आइडियल्स, ये होना चाहिए। दुनिया में आप देख रहे हो मारा मारी मची हुई है, और आइडियल्स क्या है? शांति होना चाहिए। अब है एक अलग मामला है, चाहिए एक अलग मामला है। इसे आदर्श का सरोकार किससे होता है? चाहिए से। ought to be, what ought to be rather than what is, ought to be। और आप देखोगे, इसलिए हमारा संविधान जब आदर्श मूल्यों की बात करता है तो हम इसे कहां ढूंढेंगे? आइडियल्स, फिलोसफी, वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में, इज रिफ्लेक्टेड इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में। इट इज रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निदेशक तत्व, डीपीएसपी में। इवन दीज आर वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे दोस्तों, दीज आर नॉट वैल्यूज, दीज आर द कंसाइंस, अंतर चेतना। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखोगे जो शरीर में, भाई एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। शरीर में जितने भी अंग हैं वो एक जैसे थोड़े हैं, शरीर के कुछ अंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शरीर का हार्ट है, जैसे कार का इंजन है, वैसे ये जीवन की फिलॉसफी है दोस्तों। सच मानो अगर हमारे जीवन में कोई फिलॉसफी नहीं है, कई बच्चे हैं, देखो कई बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हर की फिलॉसफी होती है। वो कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, करप्शन ठीक नहीं है, हमें मॉरल होना चाहिए। आप देखते हो कभी मान लो कि किसी के खिलाफ हिंसा हो गई, वायलेंस हो गया, everybody is having their opinion over the violence recently going on between Israel and Palestine, or Israel and Hamas. It indicates that we are carrying out some values, ideals. इसलिए दोस्तों आप पूछना चाहोगे सर ये वैल्यूज आइडियल्स ये हमारे संविधान की फिलॉसफी क्या है? यही तो फंडामेंटल राइट में देखेंगे, यही डीपीएसपी में, यही मूल्य में। दैट इज अ पॉइंट। If we are searching out the fundamental right, article is secondary, philosophy is the primary. That is way how we should look the constitution. तो पहले थोड़ा नजरिया में कोशिश कर रहा हूं दोस्तों को बदल जाए, जरा देखो तो। और बच्चे तो आजकल यंग जनरेशन में कई चीजें ऐसी देखते हैं जो मना किया जाता है कि मत देखो बच्चों, लेकिन वो देखते रहते हैं। यही तो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि मत देखो प्यारे बच्चों, लेकिन बच्चे कहते हैं ना ना बापू जब तुम थे तब भी देखते थे, हमको मना कर रहे हो, हम भी देखेंगे तब उसके बाद मानेंगे। तो टीचर और बड़ों का यही काम होता है कि वैसी जगह आपको न देखने दिया जाए, आपके नजरिए को चेंज किया जाए। वे ऑफ लुकिंग थिंग्स मस्ट बी चेंज। और इसीलिए आप देखोगे जब आप कहते हो कि सब आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं, तो हमेशा वी आर कीपिंग दीज आइडियल्स, वैल्यूज इन एवरीडे लाइफ। और सच मानो ये आइडियल्स वैल्यूज कहाँ से हम लाए? नेशनल मूवमेंट से। ये सारे आइडियल्स एंड वैल्यूज वी आर गेटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। तो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज, आइडियल्स? फ्रॉम आइडियाज ऑफ गांधी,
दोस्तों गांधी गांधी के तो आदर्श थे ये सब सारे। नेहरू, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, नेहरू वाइल स्पीकिंग ओवर द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट, तो वो लाल किले की दीवार से बोल रहे थे, और व्हाट ही वाज सेइंग, उन्होंने कहा कि आई वांट टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। उन्होंने कहा कि मैं एक एक आंखों से एक एक आंसू पूछ देना चाहता हूं। और बच्चों देखो, जब कोई बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो उसका लिटरल मतलब नहीं होता। जैसे कि अंग्रेज, एक टीचर थे स्कूल में, बच्चों को बता रहे थे कि अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई ने लोहा लिया। ये फ्रेज है, जैसे वाइपिंग आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, फिर फ्रेज है ये। तो एक बच्चे ने उठ के सवाल पूछा कि सर ये बताओ, क्या अंग्रेज लोहा बेचते थे क्या? तो डू नॉट टेक अ लिटरल मीनिंग, it is a metaphorical. And therefore, what was the vision of the founding fathers of India? They want to wipe out every tear from every eye. It means, what was a tear? आंसू किसके थे दोस्तों? वो सीरियल वाले आंसू नहीं थे। वो आंसू किसके थे? गरीबी के। आंसू किसके थे? बीमारी के। आंसू किसके थे? गरीबी, बीमारी। इट मीन्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे आंसू थे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हटा देना चाहते थे। दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ डॉक्यूमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ वाले गलत ही पढ़ लेते हैं, लॉ वाले ओनली रिफरिंग आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, गड़बड़ हो जाता है। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का फिलोसफी समझना है, तो वी शुड कंसंट्रेट ओवर द आइडियाज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी। इनकी फिलॉसफी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए आप देखो, ये फिलॉसफी तो सोल है, एंड दैट इज अ पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ प्रियम्बल, तो फिलॉसफी कम फर्स्ट। तभी तो कहते हैं कि जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, इफ वी आर स्टार्टिंग एनीथिंग, देयरफॉर फिलोसफी, श्री गणेशाय नमः, उसका बहुत जरूरी है। इट मीन्स इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ऑर्डिनरली जब कई बार ऐसा होता है कि जब whenever people are saying that how we can define the constitution, we will define the constitution. Normally people say that constitution is the highest law of the land. ये तो संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, लेकिन ये that is a partial definition of the constitution. The important feature of the constitution is it is a social document, or document for social change, और डॉक्यूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। क्योंकि मेरे बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ था तो वो भारत हमें मिला था जो बड़ा गरीब था। और सच मानो, अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कानून बना रखा था, लेकिन उस कानून में प्रियम्बल्स नहीं थे, उस कानून में फंडामेंटल राइट नहीं था, उसमें डीपीएसपी नहीं था। यही तो खास बात थी। अन्यथा जरा सोच के देखो कि जब व्हेनेवर ब्रिटिशर्स वेयर रूलिंग ओवर इंडिया, they had the form of government like legislature, executive, judiciary. अरे ऐसा थोड़ी था कि अंग्रेजों के जमाने की जेलर शोले फिल्म देखो। अरे अंग्रेजों के जमाने की जेलर तब भी थे, आर्म फोर्सेस तब भी थी, लेजिस्लेचर तब भी थी, एग्जीक्यूटिव तब भी थी, जुडिशरी उस समय भी थी। व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम द ब्रिटिश रूल? फिलोसफी ही तो मिसिंग था ब्रिटिश रूल से। इसीलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिलोसफी। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या डिक्टेट भी करोगे? तो मेरे बच्चों देखो, ऑनलाइन क्लास में जहाँ पे डिक्टेट करने में बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, आप कहो तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, बिकॉज यू विल गेट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। हिंदी में भी, इंग्लिश में, सब टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसे ट्राई टू फोकस ओवर अंडरस्टैंडिंग, एंड यस, यू कैन नोट डाउन द बेसिक पॉइंट्स। आप देखो, हमेशा टेबल पर बैठो, चेयर पर बैठो, और यू मस्ट प्रिपेयर योर ओन नोट्स इन योर ओन हैंड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अदरवाइज देखो हम डिक्टेट इसमें नहीं करेंगे, आई विल टेल यू लिटरली। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप लिख सकते हो, बिकॉज यू विल गेट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। And whenever you are feeling any problem, you can tell me. Yes, you can ask the question. I will tell the framing. So, थोड़ा सा डिक्टेशन वाली बात थोड़ा यहाँ पे हम बहुत जरूरी नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो देखो पहला, व्हाट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलोसफी। देन अब एक बात याद रखो, फिलोसफी तो अच्छी बात है, आइडियाज अच्छी बात है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफी। भाई जमाना है ना, भूखे भजन न होए गोपाला। अब आपके पास घर नहीं है, हाउसिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और मैं आपको बुलाकर बोलूं कि बच्चों सच बोलो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको लगेगा यार ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बात तो समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि कोई व्यक्ति भूखा है, उसको फिलोसफी क्लास में बैठा दो, तो भूखा आदमी धार्मिक समारोह में क्यों जाता है? अरे इसको एक लड्डू मिल जाएगा, उसको बाबा के प्रवचन से कोई मतलब है ही नहीं है। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली डिफाइनिंग आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग द इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं की बात भी करता है, मूल्यों की बात ही नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं की बात भी करता है। तो व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? दैट इज अ पार्लियामेंट, संसद इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? पार्लियामेंट। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? ये संसद है, ये इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? प्रेसिडेंट। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इवन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। Constitution also tells about institution, and even Supreme Court of India, institution, Election Commission, UPSC. These are institutions of the Constitution. Institutions are just like a skeleton of the body. Institution क्या है? घर की दीवारें हैं। Institution क्या है? घर की छत है। लेकिन फिलोसफी क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट, DPSP, तो पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट, दीज आर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, काउंसिल, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद जुडिशरी यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये उच्चतम न्यायालय, ये क्या है? इंस्टीट्यूशन है। अब क्यों इंस्टीट्यूशन? इज जस्ट लाइक, अब देखो कार में इंजन तो लगा दिया आपने, कार का इंजन क्या है? ये फिलॉसफी है, वैल्यूज है, आदर्श है। लेकिन अब कार का इंजन है, टायर है ही नहीं है, तो बिना टायर के, बिना पहिए के कार थोड़ी चलती है। व्हाट आर इंस्टीट्यूशन? व्हील्स। व्हाट आर इंस्टीट्यूशन? टायर। टायर को तभी हम चलेंगे। इसलिए इंस्टीट्यूशन के बिना तो हमारा वैल्यू चल नहीं पाएगा। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अबाउट द फिलोसफी। लेकिन बात इतनी नहीं खत्म हो जाती। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस सम प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग द नेशन। यानी हमारा संविधान क्या करता है? सिद्धांत भी बताता है, नियम भी बताता है। सिद्धांत बताता है, नियम बताता है। हमारा सिद्धांत, हमारा संविधान सिद्धांत बताएगा, नियम बताएगा, प्रिंसिपल बताएगा। तो संसद वह है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति, ये क्या है? संस्था है। उसके बाद क्या होगा? हमारा संविधान क्या बताता है उसके बाद? सिद्धांत, सम प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सच में परिचय है संविधान का। संविधान का सही मायने में परिचय ये है। तो संविधान का परिचय कैसे है? सिद्धांत क्या है? अब देखोगे, इसलिए सिलेबस में लिखा होगा, कभी ध्यान से देखना। अभी यूपीएससी पेपर जब सिलेबस आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बातें लिखेंगे, सिलेबस में बातें अलग अलग हैं। तो हमारे यहां सिद्धांत क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। संविधान का सिद्धांत क्या है? शक्ति का पृथक्करण,
सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम पढ़ेंगे भी। और देखो ये हमारे सिलेबस में लिखा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि संविधान की कोई बुक आप लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगे, तो उसमें तो कुछ लिखा है, उसमें तो आर्टिकल आर्टिकल आपको मिल जाएगा। यही तो नजरिया बदलने की आवश्यकता है। और एग्जाम में वो चीज पूछी जाती है जो सीधे आर्टिकल में नहीं लिखा गया है, बल्कि की फिलॉसफी, उसके प्रिंसिपल है। इसका मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो केवल ये नहीं बता दिया गया कि आर्टिकल होगा, भाग होगा, शेड्यूल होगा। प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। और बात सीधी सी है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर तो हम आगे चल के देखेंगे ही। बस एक बात याद रखना, अगर घर में दादाजी बहुत पावरफुल है तो समझो कि बच्चों की आज़ादी गई। बच्चों की आज़ादी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अलग पावर मिले, माँ को अलग पावर मिले, दादाजी को अलग पावर मिले, पेरेंट्स को अलग पावर मिले। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। अब जहां जहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब मान लो बच्चा कहीं घर से बाहर जा रहा है तो फिर क्या होगा? अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं क्या कोई बुक भी पढ़नी है, तो आपको हम बता देंगे, एक बुक बता देंगे आपको, एनसीईआरटी पढ़ लो, एक बुक आपको बता देंगे पढ़ लेना। तो पहले एक बार बेसिक समझ लो, उसके बाद बुक भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको एक बुक बता दूंगा। अब आप देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण का मतलब है भाई देखो, सबके काम बटे होने चाहिए। अब बच्चे कहीं खेलने कूदने जा रहे तो हर बात पे दादाजी की परमिशन न ले, नहीं दादाजी तो खेलने कूदने जाने ही नहीं देंगे। अब अगर कहीं पे बूढ़ों को अलग पावर होनी चाहिए, पेरेंट्स को अलग पावर होनी चाहिए, बच्चों को अलग पावर होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि बच्चे जाके फिल्म देख सके, बूढ़े जाके प्रवचन सुन सके। नहीं, बूढ़े सोचेंगे कि बच्चे भी आके प्रवचन सुने, बच्चे क्यों प्रवचन सुनेंगे? तो भाई काम अलग अलग बांट दो यार। और पहले क्या होता था, एक जमाने में आप देखते थे कि जब मोनार्की सिस्टम था, राजाओं का शासन था, तो मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसमें क्या होता था? मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही राजा होता था, सारी पावर कंसंट्रेट करता था, वही लॉ बनाता था, वही पॉलिसी बनाता था, वही डिस्प्यूट सेटल करता था। इसलिए आप देखोगे कि वहां पे लोगों की लिबर्टी थी ही नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप देखोगे जस्टिस चंचूड़ के पावर अलग हैं, पीएम के पावर अलग है, पार्लियामेंट के पावर अलग है, सबके पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद संघी शासन, फेडरलिज्म। हमारे संविधान का सिद्धांत क्या है? फेडरलिज्म, संघी शासन। ये हमारे संविधान का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, संघी शासन, फेडरलिज्म। और फिर हमारे संविधान की और संघीवाद का सीधा मतलब है कि दोस्तों देखो, यानी संघीवाद का मतलब क्या है? हमारा संविधान मानता है कि हम ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहेंगे। हमारा संविधान ऐसा मानता है कि देखो, जब भी ज्वाइंट फैमिली होती है, इसका मतलब है हमारा देश एक ज्वाइंट फैमिली वाला देश है। यहाँ तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ी भी है। कई बार whenever वी आर लिविंग इन स्मॉल नेशन, तो जब भी कहीं हम स्मॉल नेशन में रहते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता यार कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। लेकिन इसीलिए आप देखो कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ी है, अब सबको एक साथ कैसे रखा जाए? देन तो हमने क्या किया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ऐसा यानी संघी शासन होगा, जहाँ सबका साथ सबका विकास। तो तमिल भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे। तो संघी शासन हम रख लिया। उसके बाद फिर हमारा प्रिंसिपल क्या है? सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन।
और इन सारे प्रिंसिपल को एक एक करके हमें पढ़ना है, सारे प्रिंसिपल को एक एक करके पढ़ना है। इसका मतलब है, अब जरा सोच के देखो, अब हमारे हमारे अब हाउ वी आर गेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कैसे पा गए? अब हमें इंट्रोडक्शन कुछ कुछ बात मिल गई। एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है, दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन है, जो अभी हमने बताया। तो इंस्टीट्यूशन में क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट है। इंस्टीट्यूशन में क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इंस्टीट्यूशन में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। इंस्टीट्यूशन में क्या है? पार्लियामेंट। इंस्टीट्यूशन में क्या है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद तो आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंस्टीट्यूशन है। और फाइनली क्या है? आदर्श। फाइनली क्या है? आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, वैल्यूज। फाइनली देयर इज आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये खास बात है। अब दिस इज रियल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखोगे ये रियल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है कि अब हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या मिल गया? वैल्यूज मिल गए, आदर्श मिल गए, जो कहाँ पे है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। जो कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में। जो कहाँ पे है? निदेशक तत्व में, डीपीएसपी में। दिस इज द रियल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए अब आप देखोगे कि अगर सिलेबस में आप जाके देखोगे तो चीज़ें आर्टिकल वाइज नहीं होती, प्रिंसिपल वाइज होती है। और सच मानो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया, जैसे बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दैट वाज एडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए अब आप जरा देखो कि क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमने कहाँ शुरुआत की कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स नहीं है। आर्टिकल तो सब्सिडरी है। आर्टिकल का मतलब है कि घर की ईंट वगैरह है। उसकी फिलॉसफी जहाँ से, यानी लोग कहते हैं कि हमने खून पसीने से घर बनाया है, तो सच माने होता नहीं कि लोग कहते हैं बड़े अरमानों से हमने घर बनाया है। भाई कोई भी जो घर बनता है, नए 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 घर बनाने वालों से देखो, जब वो हाउस वार्मिंग करते हैं यानी गृह प्रवेश करते हैं, तो उनकी अरमान ऐसे होते हैं हमारे घर है। और सच मानो कई लोग तो जब जिस घर में रहते हैं उस घर को छोड़ना नहीं चाहते। अगर उनसे पूछो घर घर का वो इतना पसंद क्यों है, वो कहेंगे अरे भाई इसी घर में बच्चे बड़े हुए थे, इसी घर में हमने बच्चों का बचपन देखा था, ये घर देख के हमें बच्चों का बचपन याद आ जाता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे मत समझो कि आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन है, आइडियल्स है, प्रिंसिपल है। और ये हमें हमारा तरीका होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ो कभी, तो एनसीईआरटी में आर्टिकल पर उतना एम्फेसिस नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आर्टिकल को हमें पढ़ना चाहिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंडरी। जस्ट लाइक कभी हमसे कोई पूछे कि, अब दोस्तों अब कोई आपसे पूछे कि आपका परिचय क्या है, अब आपसे कोई पूछे आपका परिचय क्या है, तो आप अपना परिचय फिलोसफिकल बताइए। अब ये नहीं संविधान क्या है, तो संविधान का परिचय फिलोसफिकल बताइए। और वही पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो पहली बात ये हमें पता चल गई कि संविधान का रियल स्वरूप क्या है, संविधान में क्या पढ़ना है। लेकिन अब हमें दो तीन बातों की जानकारी और चाहिए कि दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो एक छोटा सा परिचय हो गया संविधान का। दिस इज रियल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा हम ये देखें कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक एक करके ये तो हमारा पूरा सिलेबस है, इसी को हमें स्टडी करना है। अब इफ इट इज रियल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब इसका मुद्दा क्या है? अब जरा देखिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जरूरत क्यों पड़ी।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्यों हो गया? अगर हम एक एक बात देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी क्यों, वाई देयर इज नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नाउ वी कैन डिस्कस कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन फिर मैं बता दूं कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना हो तो आप इस तरीके से देखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन देखने का सही तरीका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सही इंट्रोडक्शन है, और इसी में सारी बातें या इनहेरेंट है, इसी में सब इन्वॉल्व है, जिस आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो। अब जरा देखा जाए बच्चों कि अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है, फॉरगेट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की आवश्यकता क्यों हो गई। तो अब जरा हम एक बेसिक बात पर आ जाए कि संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एज सच। संविधान है क्या, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही तो देखना है। अब आप जरा सोच के देखो, पहले आप जहां भी रहते हो, वेरेवर वी आर स्टेइंग, आप जहां भी रहते हो तो इसका मतलब है कहीं परिवार है, कहीं आप परिवार में हो, कहीं कॉलेज में हो, आप कहीं यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पड़ोस में हो। ये सच बात है कि जहां भी हम रहते हैं वहां हम अकेले तो नहीं रहते। भाई कहीं भी हम रहते हैं तो अकेले तो रहते नहीं। इसका मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अकेले नहीं रहते, इसका मतलब मोहल्ले में है कोई है। अब मान लो कि मोहल्ले में हमारा किसी के साथ संबंध बन गया, दूसरे से बड़े ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। संबंध का मतलब है कि प्रेम मोहब्बत का संबंध, दूसरे को बड़ी आपत्ति है, अभी झगड़े का कारण बन जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर जहां भी हम, अब पता चला कॉलेज में इलेक्शन को लेकर झगड़ा हो गया, इसका मतलब यह है कि ऐसा, कॉलेज क्या है, परिवार क्या है, फैमिली क्या है, और फैमिली में तो बड़े थिएटर होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, पेरेंट्स बच्चों के साथ बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी आपने गुल्लक देखा होगा सीरीज, कैसे बड़ा भाई छोटे भाई की बाल उड़वा देता है। अब सवाल यह है कि जहां भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वेरेवर वी आर लिविंग इन सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू अकर। समाज में संघर्ष तो होगा, क्योंकि लोगों के नजरिए अलग हैं, लोगों की सोच अलग है। अब अगर संघर्ष होगा तो किया जाए। आप कहोगे ना ना सर, हम संघर्ष खत्म कर देंगे, हम गांधी बाबा के प्रिंसिपल को अपनाएंगे, हम कहेंगे सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अभी बात कहोगे तो चलो हमने मान लिया कि अभी बात कहोगे, लेकिन आपके कहने से तो दुनिया ऐसी नहीं हो जाएगी। हम तो देख रहे हैं जहां भी लोग हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट किसी किसी बात को लेकर है। और दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट बिना समाज बना लेना ऐसा रोमांसिज्म है जिसे 3 घंटों की फिल्मों में होता है। कई बार 3 घंटों की फिल्मों में ऐसा होता है कि बड़े हीरो हीरोइन मिले, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई और कोई झगड़ा नहीं। वैसा रियल लाइफ में तो नहीं होता। इसीलिए हकीकत की बात यह है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इस संघर्ष के समाधान के लिए, इसका मतलब सोसाइटी में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि अब घर में एक ही टीवी है, एक व्यक्ति वर्ल्ड कप मैच देखना चाहता है, दूसरा सीरियल देखना चाहती है, या जो भी हो जाए, हियर वी आर नॉट पेट्रियार्कल, मतलब कोई भी ऐसा मामला हो जाए। अब 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति चाहता है, एक बच्चा चाहता है छोटा भीम देखें, दूसरा कह रहा नहीं मैं क्रिकेट देखूंगा, अगेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आखिर में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें? तो हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? पहला, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है। अब हर घर में टीवी आ जाए, हर कमरे में टीवी लग जाए, तब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हर कमरे में टीवी लग गया है तो हर कमरे में अपने पसंद के लोग चैनल देख रहे हैं। तो हाउ वी कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? पहला तरीका है कि भाई हर कमरे में टीवी लगा दो। दूसरा दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? नजरिए का डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इन परसेप्शन, दृष्टिकोण का अंतर हो जाता है।
इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। भाई नज़रिया, ओरिएंटेशन फ़र्क हो जाता है। क्यों कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो सुबह पढ़ेगा, कोई कह रहा है शाम को पढ़ेगा। दो पार्टनर के बीच इसीलिए झगड़े हो जाते हैं। और दोस्तों हम तो कई बार देखते हुए लोगों ने अपनी चॉइस से शादी विवाह किया और बाद में सेपरेट हो गए। झगड़ा पैसे को लेकर नहीं था, झगड़ा नज़रिए को लेकर था। तो कोई कपड़े पहनावे को लेकर, किसी के दोस्तों से मिलने को लेकर बड़ी सारे ऑब्जेक्शन थे, अलग अलग लोग हो गए। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट के समाधान के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। पहला मैकेनिज्म है कि सबको अच्छी शिक्षा दी जाए, मॉरल शिक्षा दी जाए, इथिक्स की क्लास करी जाए। पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है। लेकिन सच मायने में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन ये है कि समाधान कैसे होगा। इसका समाधान होगा इस तरीके से नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट, लोग मॉरल हो जाएं, लोग इथिकल हो जाएं। समाधान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पुलिस की। समाधान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यायपालिका, जुडिशरी। समाधान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? विधि निर्माण, लॉ। इसका मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे? आप याद रखना दोस्तों, हर सोसाइटी में यही चैलेंज होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हो। घर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हमें बस ये देखना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे हो। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा? पुलिस, अच्छा पुलिस का क्या काम करती है? पुलिस को कभी हमने बर्थडे में बुलाते हैं और न शादी विवाह के कार्यक्रम में बुलाते हैं। वह पुलिस बर्थडे में नहीं आती, न शादी ब्याह कार्यक्रम में आती है। पुलिस कब आती है? जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया, उसको रिजॉल्व करने के लिए किसको बुलाएंगे? पुलिस को बुलाएंगे। इसका मतलब है कि अगर समाज में कॉन्फ्लिक्ट न हो, जरा सोच के देखो, पुलिस स्टेशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत इस बात लिसन केयरफुली कि अगर आप जरा सोच के देखो, पुलिस की जरूरत ना हो। भाई ये आईपीएस हैं, ये डीएम साहब, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चलता है? क्योंकि कहीं न कहीं समाज में कॉन्फ्लिक्ट है। जुडिशरी क्या करती है? डिस्प्यूट हल करती है। अब देखो, कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया को ले जाया गया, जुडिशरी ने कहा कि नहीं नहीं, इनको अभी हम बेल नहीं दे सकते, कॉन्फ्लिक्ट है। यानी दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जुडिशरी के सामने तो मामले ही वही आते हैं। जुडिशरी क्या एम्पायर है? अब आपके पास एक थर्ड एम्पायर है। एम्पायर तो बड़े सारे हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो देयर इज अ नीड ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो भाई अंपायर तो यही इसलिए काम करता है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करे। ठीक वैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में पुलिस बनाई गई, जुडिशरी बनाई गई, पार्लियामेंट बनाए गए, और पार्लियामेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। ये सब बना ही इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब है कि हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप देखोगे डीएम है, तो कहीं सीएम है, तो कहीं पीएम है। यानी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ गई। समाज में सोसाइटी को कैसे रेगुलेट किया जाए, सोसाइटी को रेगुलेट कैसे किया जाए, जिसके लिए डीएम की जरूरत पड़ गई। डीएम क्या मतलब है? पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सिंबलाइज करता है। देयर इज अ डीएम, पूरे डिस्ट्रिक्ट को सिंबलाइज करता है, वही तो डीएम है। इसे डीएम बन गया, सीएम बन गया, पीएम बन गया। लेकिन इसका मतलब है क्यों इन सब ऑफिसर्स की जरूरत पड़ी? सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। क्यों ऑफिसर्स की जरूरत पड़ी? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम अलग है, हमने तो बनाया इनको कि भाई चलो पावर ले लो, लेकिन यही लोग इतने पावरफुल हो जाए कि लोगों के लिबर्टी और राइट्स को ही सप्रेस कर दे, तब क्या किया जाए? ये चैलेंज दुनिया के हर देश के सामने आता है। मान लो हमने बना लिया, चलो डीएम हो गए, पीएम हो गए। अब आप देखते हो भाई सैया भाई कोतवाल डर काहे का। आप कहते हैं हमारे चचा विधायक है, तो भाई विधायक तो हमने बनाए थे इसलिए कि हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करे। विधायक बनाया था हमारे ऊपर ही हावी हो जाए तो क्या होगा? हमने सोचा था सीएम बनेंगे तो लोगों का कुछ वेलफेयर करेंगे, यानी लोगों के जीवन को रेगुलेट करने के अलावा लोगों के वेलफेयर भी करेंगे। लेकिन सीएम बन गए तो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए, डीएम बन गए तो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। यही प्रॉब्लम है। यानी इसका मतलब है जिसको पावर दे दो दोस्तों, वो ऐसा करप्ट हो जाता है जैसे रावण।
भाई रावण आप देखो कितना ज्ञानी आदमी था, नॉलेजेबल था, लेकिन ही टर्न आउट टू बी करप्ट पर्सन। वो भ्रष्ट होगा क्यों? बिकॉज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। इसलिए आप देखोगे मानव बड़ा होशियार है, मानव बड़ा होशियार है, हमारे पास इतना दिमाग है कि हमने हर चीज कंट्रोल कर रखा है। ऊंट तक को कंट्रोल कर रखा है, कैमल्स को देखो ऐसे नाक में हमने कंट्रोल कर रखा है। हाथी को भी हम जानते हैं कि उसके ऊपर, सर के ऊपर ऐसा जगह होता है जहां पर मारने से कंट्रोल हो जाता है। ह्यूमन बीइंग इतना होशियार है कि सबको कंट्रोल करने का सिस्टम बना रखा है। इसलिए इनके ऊपर भी लगाम होनी चाहिए। इनके ऊपर लगाम कैसे की जाए? इसके लिए फिर क्या बनाया गया? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देश की सर्वोच्च विधि का निर्माण किया गया, जिसका नाम है संविधान। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बात ध्यान सुनने की है कि वी आर हैविंग मल्टीपल लॉस। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है कि एक ऐसा लॉ जो सभी लॉ से ऊपर हो। बीसीसीआई का भी, जो इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका भी एक कानून है, कैसे क्रिकेटर को सिलेक्ट किया जाए, किसको खिलाया जाए, किसको इतना पैसा दिया जाए। लेकिन उस कानून से भी बड़ा कानून किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आप कहोगे सर इसको, इस बात को और कैसे एक्सप्लेन करें? इसका मतलब है को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत न पड़ती अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना होता। कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत न पड़ती अगर डीएम पीएम और सीएम ना होता। कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत न पड़ती अगर कॉन्फ्लिक्ट ना होता। लेकिन अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इस बात को और कैसे हम क्लासिफाई करें कि चलो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो जरा देखें इसको हम और कैसे एक्सपेंड करें। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये अगर सर्वोच्च विधि है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक तरफ है संविधान का आर्टिकल, अब आप कह लो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। एक तरफ है अगर आप इसी बात को एक्सप्लेन करें कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा करें कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कैसे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इसका मतलब है कि एक तरफ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए और दूसरी तरफ है हमारे यहाँ पार्लियामेंट का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जब एक्ट शब्द आर्टिकल मतलब है जिसका जिसका डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अधिनियम, जब हम एक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, एक्ट का मतलब है जिसका उल्लेख संसद ने किया है। आर्टिकल मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन से है। एक्ट मतलब है जो पार्लियामेंट ने बना रखा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अधिनियम एक्ट। तो आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और अभी एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और वो मांग कर रहा है कि भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ जो चंदा पाती हैं वो हमें बताए कि चंदे का सोर्स क्या है, यानी डोनेशन कैसे मिल रहा है उनको। क्योंकि राइट टू नो इज माय फंडामेंटल राइट, हमें जानने का अधिकार है क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। लेकिन सरकार कह रही है नहीं हम नहीं बताएंगे। लेकिन हकीकत की बात है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इजराइल, और अधिनियम का मतलब है फिलिस्तीन। अब दोस्तों फिलिस्तीन इजराइल से टकराएगा तो पिटेगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ग्रेट खली, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अक्षय कुमार, और एक्ट का मतलब है एक सामान्य व्यक्ति। अब गांव का एक सामान्य व्यक्ति अक्षय कुमार से टकरा जाएगा तो पिटेगा ही पिटेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि हमारे देश में 1000 अधिनियम से ज्यादा है। आप याद रखो हमारे देश में कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां कोई लॉ नहीं हो। मोटर व्हीकल एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट इंफॉर्मेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यानी जीवन कोई भी पार्ट। यानी आप ऐसे सोच लो कि जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी पौधे की पत्ती को तोड़ दिया
तो आपने फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया। आप कहीं पे जा रहे हो, आपने बाइक पे हेलमेट नहीं पहना, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया। तो स्वाभाविक रूप में इंडिया में देर मल्टी बंचेस ऑफ एक्टेड आर देयर। हमारे तो एक्ट का पूरा, लेकिन एक तरफ ये सारे हजार एक्ट और दूसरी तरफ एक आर्टिकल, अगर दोनों आपस में टकरा गए तो आप याद रखो आर्टिकल क्या है। आर्टिकल क्या है? खली, महाबली या बाहुबली। या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बाहुबली है दोस्तों। और बाहुबली से कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, याद रखना। इसलिए दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी हमारे यहाँ बीसीसीआई का भी कानून है, उन कानून से बड़ा कानून कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए तमाम कानून हैं, उनसे भी बड़ा कानून कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और आप कहोगे ना ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, ये जो आपके अभी आए हैं बागेश्वर बाबा, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। नो नो डियर फ्रेंड्स, बागेश्वर बाबा भी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है? क्योंकि याद रखो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कई बार वायलेशन किया है, जैसे आप देखो बाबा राम रहीम, एक जमाने में इनकी बड़ी चलती थी, आज खोपचे में है, जेल के पीछे है। एक जमाने में आशाराम बापू। इसलिए आप याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज पॉइंट। इफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो हमारे यहाँ डीएम भी, पीएम भी, सीएम भी सब किसके नीचे है? कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जरा सोच के देखो, मनीष सिसोदिया ने, उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, और मनीष सिसोदिया के हमारे हिंदुस्तान में कितने एग्जाम्पल है कि जहां पे लोग जेल में गए सीएम होने के बावजूद। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि सर हमारे स्टेट के सीएम का नाम कर दिया। इसका मतलब है, और कोई बाबा हो दोस्तों, इस क्योंकि हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजियस अथॉरिटी। इसलिए कभी आप ये नहीं कहोगे कि कुरान कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है, नो। गीता कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है, नो। बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है, नॉट एट ऑल। इसलिए बाइबल है, ठीक है, आपकी मर्जी है, पढ़ लीजिए, हम थोड़े मना कर रहे हैं। लेकिन कभी ये मत कहना कि हमारे यहाँ बाइबल बड़ा है, कुरान बड़ा है, गीता बड़ी है, रामायण बड़ी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा लॉ का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए दोस्तों कई बार लोगों का सिलेक्शन वगैरह होता है, कोई कई बार लोगों का सिलेक्शन होता है, तो लोग सोचते हैं कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, उनको ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगती है। अब तो लगता है कि अब तो हम आईएएस बन गए, अब तो कुछ भी कर लेंगे। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, सिंघम बन गए हैं। मेरे बच्चों, सिंघम बनने की कोशिश कभी करना मत। और सलमान खान ने गलती कर दी थी, आज भी जोधपुर जाते जाते उनके जूते घिस गए हैं। क्यों? चिंकारा मार दिया था। चिंकारा मारना बायोलॉजिकल, यानी एक तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन है, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है, और आप देखोगे फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन है। तो कानून का उल्लंघन उन्होंने कर दिया। इसलिए जो फिल्मों में दबंग है वो कानून के सामने दुबक जाता है। इसे न्याय की देवी, कानून बड़ा तगड़ा है। इसलिए दोस्तों, इस देश में अगर कोई सबसे पावरफुल है तो उसका नाम है कानून। उस कानून का सबसे बड़ा परिचय क्या है? संविधान का कानून। संविधान कानून है ये बात हमें याद होनी चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए। और इसलिए कई बार हमारे यहाँ लोग कह देते हैं कि ये कानून होगा, हमारी परंपरा, हमारी प्रथा। न परंपरा, न प्रथा, न धर्म, न कल्चर। सबसे बड़ा कानून कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि वेनेवर जब हम ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, तो वाई इट्स सुप्रीम, ये पहला कारण है। एवरीथिंग, मतलब जो भी आप कल्पना कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन एज्यूम, एवरीथिंग इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सब उसके नीचे है।
और जरा ये भी देख लो दोस्तों कि अगर ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सरकार के अंगों की शक्तियों को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अबाउट Constitution defines about powers of various organs of the government. Constitution defines about powers of various organs of the government. ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो व्हाट आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? सरकार के जो अंग हैं उनकी शक्तियों की बात करता है। इस तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। तो इनकी शक्तियां क्या होंगी? दैट इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है कि सरकार की शक्तियां क्या होंगी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि कार्यविधायिका मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। कार्यपालिका मतलब है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या है? गवर्नर, कार्यपालिका। न्यायपालिका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी। तो आप देखो, एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एक्सप्लेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज की पावर आ जाती है। इसका मतलब है अब मान लो कल जस्टिस चंचूड़ कह दे ऐसा है मोदी जी आप थोड़ा हट जाइए, कुछ दिन हम आके प्रधानमंत्री हाउस में रहेंगे, यानी लोक कल्याणकार मार्ग जो पहले था 7 रेस कोर्स रोड, हम लोग कल्याणकार मार्ग में रहेंगे। थोड़ा सा हमें भी थोड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप करने दीजिए, चेयरपर्सनशिप करने दीजिए। अब थोड़ा आप इधर इधर जुडिशरी में आ जाइए। नहीं हो सकता ये। देखो तो कई बार हमारे घर वगैरह में हो जाता है। कई बार हमारे घर में क्या होता है, हम कुछ काम बच्चों को दे देते हैं। हम क्या करते हैं, कई काम क्या होता है कि हम अदला बदली कर लेते हैं कई काम की। हमने कह दिया कि भाई ये काम बच्चे कर लें, ये काम को बांट लेते हैं। और कई बार काम को एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो आप घर से बाहर हो तो माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आपके छोटे भाई कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जज नहीं बन सकता, जो जज है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता। बाकायदा सभी के काम डिमार्केट किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कामों को बांटा गया है, इसलिए लिखा पढ़ा गया है। और ये काम बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सब ऐसे कह दिया जाए कि भाई जो मर्जी हो काम कर लेना। नहीं 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 नहीं, एवरी फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली डिफाइंड। भाई क्या किसको काम किया गया है। इसलिए आप देखो, अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हमारे स्पीकर काम है ये तय करना कि कोई विधायक डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो गया है। दैट इज बेसिक फंक्शन ऑफ स्पीकर। लेकिन अब चूंकि स्पीकर कितने दिन में डिसाइड करे, कर ही नहीं रहा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है कि भाई 31 दिसंबर कि महाराष्ट्र के स्पीकर को काम ये करना चाहिए कि भाई कितने एमएलए डिस्क्वालीफाइड हैं या नहीं है, टेल अस बिफोर 31 दिसंबर। अब जरा सोच के देख लो, अब 31 दिसंबर के पहले ये बात कही गई है। 31 दिसंबर के पहले ये डिसाइड करने को बात कह दिया गया है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, दीज आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी भी संविधान में आप जाके देखोगे यही तो बातें वहां लिखी होती हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 बात लिखी गई, 3 की पावर भी लिखी होती है। लेकिन अब 3 की पावर लिख दी जाए ये बात तो सच, अब 3 की पावर को बता दिया जाए सेपरेशन ऑफ पावर है। उसके साथ एक और काम होता है,
सरकार की तीनों अंगों की शक्तियों पर सीमांकन भी होता है, लिमिटेशन ओवर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों पर सीमांकन भी होता है, लिमिटेशन होता है। इसका मतलब है ये बता दिया जाएगा न्यायपालिका क्या नहीं कर सकती, कार्यपालिका क्या नहीं कर सकती, विधायिका क्या नहीं कर सकती। स्पीकर झगड़ा नहीं हल करेगा, स्पीकर सदन चलाएगा। उच्चतम न्यायालय में बेंच, उच्चतम न्यायालय को अधिकार होगा कि उच्चतम न्यायालय में बेंच का निर्माण कैसे करे। और हर अंग की शक्तियों के साथ साथ हर अंग की शक्तियों पर एक लिमिटेशन स्थापित कर दिया गया है, सीमांकन। और दोस्तों ये सीमांकन नहीं, लक्ष्मण रेखा है ये। तो जब पावर को आप डिफाइन करोगे तो उसके साथ लिमिटेशन भी लगा दो, ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा का मतलब है कि विधायिका पॉलिसी नहीं बना सकती, ये लक्ष्मण रेखा है। कैसे कार्य की बात की जाती है, जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको और अगर हम देख लें तो जिसे कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, उसमें कौन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये विधायिका है। राज्यों में क्या है, विधान परिषद, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, विधान परिषद है। और यहां पे क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है, विधायिका। तो संविधान में इन्हीं का वर्णन तो है, इन्हीं का तो डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ विधायिका के काम अलग हैं। विधायिका की लिमिटेशन क्या है कि विधायिका क्या काम करेगी, विधायिका करेगी विधि का निर्माण, लॉ मेकिंग। काम अलग हो दिया गया। और जब आपके काम बता दिए गए कि आप काम लॉ मेकिंग है, इसका मतलब आपको यही मना कर दिया गया कि आप क्या नहीं करेंगे। ये भी तो आपको बता दिया गया कि कैसे आप इस बात को अलग से करेंगे। अब जरा सोच के देखिए। फिर उसके बाद है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का मतलब क्या है, राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। मंत्रिपरिषद, उसके बाद गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये किसके पार्ट हैं, कार्यपालिका। गवर्नर, सीएम, मंत्रिपरिषद, तो ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। कार्यपालिका का काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग, नीति का निर्माण। ये बच्चों ध्यान में रखने की बात है, कार्यपालिका लॉ मेकिंग नहीं करती, कार्यपालिका पॉलिसी मेकिंग करती है। यही तो लिमिटेशन है। यानी जब काम का बंटवारा होता है तो ये बता दिया जाता है कि आप क्या काम आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखो, क्या काम आप कर सकते हैं, इसका मतलब है नीति का निर्माण कार्यपालिका कर सकती है, तो लॉ का निर्माण नहीं कर सकती। विधायिका लॉ का निर्माण कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप में नीति का निर्माण नहीं कर सकती। अब जरा सोच के देखो, दोनों के काम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया है, दोनों काम को सेपरेट कर दिया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। इट इज इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड करता है और लिमिटेशन भी लगाता है। और अब देखोगे कि एक डिफरेंस है लॉ मेकिंग में और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डिफरेंस है। और सॉरी, लॉ मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंस है। पॉलिसी मतलब एक्ट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, पॉलिसी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बदल गई, पॉलिसी चेंज हो गई। लॉ सरकार के हिसाब से नहीं बदलती। और दूसरी बात है, पॉलिसी के निगलेक्शन पे, समबडी निगलेक्टिंग द पॉलिसी, तो उसमें कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है, ही इज नॉट गेटिंग रिसीविंग पेनल्टी। लेकिन लॉ का उल्लंघन किसी ने किया तो पेनल्टी मिलेगी। इसलिए आप देखोगे पॉलिसी क्या, एक्ट इज पॉलिसी है।
कार्यपालिका पॉलिसी बनाएगी, एग्जीक्यूटिव क्या बनाती है, पॉलिसी, पार्लियामेंट क्या बनाती है, लॉ। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, और दैट इज डिफाइंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका, और जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन इट इज अ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके बाद जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमें आगे पढ़ना भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जनपद न्यायालय। और इनका काम क्या है, अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, यही तो सेपरेशन ऑफ पावर है, सबके काम अलग अलग है, और कोई भी दूसरे काम में इंटरफियर नहीं करेगा। और अगर सेपरेशन ऑफ पावर ना होता तो सब काम एक ऑर्गन करता, एक ऑर्गन करता तो पावर कंसंट्रेशन होता, और पावर कंसंट्रेशन होता तो पावर का मिसयूज होता, पावर का जैसे कंसंट्रेशन होगा मिसयूज होगा पावर का। इसलिए आप देखोगे, और जुडिशरी काम अलग कर दिया गया है, जुडिशियल लॉ नहीं बना सकती। इसलिए अभी आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मैरिटल रेप होता है नहीं होता है, पार्लियामेंट इज अ सुटेबल बॉडी टू डिसाइड दैट। भाई हमारे यहाँ अभी मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट आया था, उसमें किसी बात पे लेकर लोगों ने न्यायपालिका में चैलेंज कर दिया, और जस्टिस चंद्रचूड़ से मांग की गई कि ऐसा है कि आप लिख दो कि हमारे यहाँ वैवाहिक रेप होता है, मैरिटल रेप होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्लियामेंट। अरे भाई पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, हम लॉ थोड़ी बनाएंगे। तो फिर न्यायपालिका या जुडिशरी काम क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, विवाद का निस्तारण। जुडिशरी काम क्या है, जुडिशरी इज नॉट अ प्लेयर ऑफ गेम, इट इज अ अंपायर, डिस्प्यूट सेटलमेंट। जुडिशरी वर्क फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये विवाद हल करती है। और इतना ही नहीं, जुडिशरी ऑल्सो not only settle dispute but judiciary also protect fundamental right और interpret the constitution। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देती है, संविधान को इंटरप्रेट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस बात को आप देखोगे तो दैट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सरकार के 3 अंग को बांटता है। तो फिर इसी बात को हम आपको रिपीट कर दें, तो वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हो कि समाज में संघर्ष है। अब समाज में संघर्ष है, उसका रेजोल्यूशन कैसे किया जाए, देन वी हैव मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया हमने, ऑर्गन्स बना दिए, सबको लिमिटेशन कर दिए। तो आप कहोगे सर केवल इतनी ही बात कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, केवल गवर्नमेंट के फिलॉसफी को ही बताया, केवल ऑर्गन्स को बताया जाएगा। ऑर्गन्स के साथ आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट ऑल्सो कंटेन वैल्यूज। इसमें आदर्श की बात आती है, वैल्यूज की बात आती है। इट कंटेन्स वैल्यूज, आइडियल्स, फिलोसफी ऑफ द इंडिया। इसीलिए अब कहा भी जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ अ सोशल चेंज। इस समाज को बदलना है, समाज को ऐसा बदलना है, बिकॉज हमारा सोसाइटी कैसा रहा है, कास्ट बेस पे रहा है, रिलीजन के बेस पे। और आप देखोगे नाउ द्रौपदी मुर्मू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाई, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विमेन्स गॉट द परमानेंट कमीशन इन द डिफेंस फोर्सेस। अभी आप देखो महिलाओं को पहली बार डिफेंस फोर्स में कमीशन मिला है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन कमाल है कि इसने सोसाइटी चेंज कर दी। सोसाइटी चेंज का मतलब क्या है, जेंडर इक्वालिटी। सोसाइटी चेंज का मतलब है 1/3 रिजर्वेशन फॉर द विमेन्स इन द पार्लियामेंट। अब जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ विमेन्स को 1/3 पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिल गया, ये कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो देयरफॉर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता, सरकार के शक्तियों की बात की जाती है, उनके पावर को लिमिट किया जाता है। ये इतनी बात कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्च बियरर, ये लैंप है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैटलिस्ट है। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ केमिकल होते हैं, उनको डाल दो तो वो कैटलिस्ट काम करते हैं।
और वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जरा सोच के देखो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज किया इंडियन सोसाइटी को, विमेंस एम्पावरमेंट। और आज द्रौपदी मुर्मू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अब वुमेन्स का 1/3 पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हो गया, पंचायती राज में नाउ द विमेन्स आर गेटिंग द रिजर्वेशन, एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया कि सोसाइटी चेंज कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब देखो इस बार मेंस में, आईएएस मेंस में सवाल पूछा गया था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव, यानी हमें भविष्य का रास्ता आना है, कि इथे एक मोड़ नहीं आया, इथे एक मोड़ आया जहां हमने समाज को चेंज कर दिया, समाज को छोड़ा नहीं। और तभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसे वैल्यूज देता है। दोस्तों कई देशों में तो ऐसा है कि खाने पर पाबंदी है, पहनने पर पाबंदी है। कई देशों में आप चले जाओ विमेंस को ड्राइविंग का राइट नहीं है। अफगानिस्तान में तो कई बार, अब जरा सोच के देखो, मैं अफगानिस्तान में क्लास लेने जाता तो वहाँ लड़कियों को तो कॉलेज में आने की परमिशन नहीं है। और हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो यही सब होता। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वली राइट देता है, क्या मेल है क्या फीमेल है, और सभी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी देता है। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, और इंडिया पाकिस्तान तो भाई भाई थे, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ लोगों को लिबर्टी और राइट नहीं मिल पाई। हमारे यहाँ एवरीबडी इज फ्री टू एंजॉय लिबर्टी राइट्स, तभी तो आप देखोगे अलग अलग फिल्में बनती हैं, अलग अलग फिल्में बनती हैं, बादशाह से लेके सारे लोग फिल्म निर्माण में कर रहे हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में। इसलिए आप देखोगे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और अमेरिकन सोसाइटी इज वेरी प्रोग्रेसिव। अमेरिका में हर व्यक्ति आज़ाद है। वैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने समाज को बदला, लेकिन क्या हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन ऑल्सो चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। समय के हिसाब से जो संशोधन के माध्यम से होता है उसकी बात हम आगे कर देंगे। और अगली बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। ये तो बात तो हो गई संविधान। अब संविधान और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, कि संविधान पॉलिटी में डिफरेंस क्या है, वो कल हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कोई सवाल अब देख लो, कोई सवाल है? नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि मैं किताब के बारे में आपको बता दूंगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अभी तो हमने केवल ब्रीफ की बात की है, तो कल टुमारो आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, पीडीएफ सबको मिल गया है ना? अच्छा, एनसीईआरटी प्लीज रीड आउट फ्रॉम 6 to 12। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 की तक पढ़ने की कोशिश करो। और पीपीटी आपको मिल गई होगी, नहीं मिलेगी तो जल्दी मिल जाएगी। आज बिल्कुल मिल जाएगी पीपीटी, सारे नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ओके, ठीक।